दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब सपने मर जाते हैं तो जीने की तमन्ना भी खत्म हो जाती है। तो यह सरकार हमारे साथ कुछ ऐसा ही अब कर रही है। हम युवा इस सरकार के नज़रों में न जाने किस तरह से दिखते हैं और हमें वो कैसे देखती है। इसका जीता जागता उदाहरण है अग्निवीर योजना। दोस्तों, इस योजना को आप देखेंगे तो हमारे समझ से परे है कि ये किस लिए लाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। जरा इसके कुछ नियम और कुछ शर्तें जान लीजिए। वैसे ये इतना हाईलाइटेड चीज़ है, आप अच्छे से जान रहे होंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको क्यों सुने, इस वीडियो को क्यों देखें, क्यों जानें, तो याद रखना दोस्तों, आप भी युवा हो और जो बंदे अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो भी युवा हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लोग हैं। तो बात ये है कि लाठी पड़ती है, आप कहो कि मेरे ऊपर नहीं पड़ रही है, तो घूम के एक दिन आपके ऊपर भी पड़ेगी। वो जो कि हम लोग के ऊपर पड़ रही है, उसका जीता जागता उदाहरण यूपीएसआई है। तो जो बातें कहना चाहते हैं थोड़ा पेशेंस रख के सुनिएगा। इस अग्निवीर योजना में नियम बनाया गया है क्या कि पहले था 17 से 21 साल के जो बच्चे होंगे उनको ये जॉब दिया जाएगा, जो 4 साल के लिए होगा, जो हमारे सेना में भर्ती होंगे, तीनों सेनाओं में, जल, थल और वायु। थोड़ा इस पर जब विरोध हुआ तो बाद में 2 साल की रियायत दे दी गई। अब 17 से 23 साल हो गई है। लेकिन जरा इसके पूरे टर्म एंड कंडीशन को समझिएगा। तो क्या है, सरकार का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, पर इनको जो जॉब दिया जाएगा वो सिर्फ 4 साल के लिए दिया जाएगा। तो जब एक सरकार खुद 5 साल बैठती है तब कोई कार्य कर पाती है, तो जो सेना में युवा जाएगा वो 4 साल में इतना ट्रेंड कैसे हो जाएगा कि वो अपनी सेवाएं दे सकेगा। वो तो अपना इतना ट्रेंड ही नहीं होगा। अगर आप सेना के लोगों से बात करेंगे तो उन्हें बताया जाता है, उन्होंने वो कहते हैं कि 2-3 साल तो उसको अच्छे से एक सैनिक बनने में ही लग जाते हैं। तो जब तक वो 2 से 3 साल अपना देगा एक अच्छा सैनिक बनने में, उसके सर पर तलवार लटक जाएगी कि अब हम जा रहे हैं, जॉब मेरी हाथ से जाने वाली है, 1 साल ही बचे हैं। तो वो देश की सेवा करेगा या अपना भविष्य फिर से सोचेगा कि अब हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। ये सोचने वाली बात है, पर ये सरकार को नहीं समझ में आ रहा है हमारे। आगे इसको देखेंगे तो इसमें एक और टर्म कहा गया है कि 25% लोगों को जॉब दे दिया जाएगा, मतलब वो परमानेंट सेना में भर्ती हो जाएंगे। तो बात आती है दोस्तों यहाँ पे 75% लोग बाहर हो जाएंगे। तो उन 75% लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें और सरकारी भर्तियों में प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब प्राथमिकता उनकी होगी बाकी अन्य लोगों के तुलना में। ठीक है, अच्छी बात है, पर उस पर एक सवाल हम खड़ा करेंगे। यूपीएसआई जो 2021 में भर्ती है, ये 2018 से आ रही थी। 2018 से आते आते एन केन प्रकार किसी प्रकार से 2021 में आई। 2021 में आने के बाद बहुत मिन्नतों के बाद इसका कैसे पेपर हुआ। पेपर होने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इसमें पुरजोर धांधली हुई है। 150 लोगों से ज़्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं और अब ये कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जो 75% लोग आएंगे, क्या उनको इसी प्रकार से जॉब दिया जाएगा जैसे हम लोग को मिल रहा है। और बात ये रही कि अगर वो 75% लोग यहाँ पर आके ही जॉब लेंगे, तो फिर वो युवा जो डायरेक्ट इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि भर्तियाँ जो निकलती हैं, ये यूपीएसआई 2021 की भर्ती 10,000 है, ये बड़ी बात है, पर हमेशा ये 1,500, 2,000, 3,000 ज़्यादा इसी प्रकार से निकलती है, इससे ज़्यादा तो आती नहीं है। तो जब वो आएंगे और उनकी संख्या ज़्यादा होगी, अब आप कुछ महानगढ़ आएंगे, इसमें कहेंगे कि भाई ये एसआई की भर्ती थोड़ी ना होती है, बाकी सेक्टर में भर्ती होती है। तो उन महानुभावों को मैं कहूँगा कि जरा अपनी उंगलियों को कष्ट दे करके जरा सर्च करें कि भर्तियाँ किस प्रकार घटती चली आ रही हैं। रेलवे प्राइवेट हो चुका है,
सारी चीज़ उसकी प्राइवेट की जा रही हैं। बैंक सेक्टर में कितने वैकेंसी आती थी, अब कितने आ रहे हैं। तो कमेंट में आकर के कमेंट करने से पहले जरा सर्च कर लेना, ज्ञान मत यहाँ बांटने। तो जब भर्तियां खत्म होती जा रही हैं, उसको कम करते जा रहे हैं, तो जो 75% लोग वहां से रिटायर होंगे या उनको भर्ती से मुक्ति दे दी जाएगी, जो 4 साल के पीरियड के बाद दे दी जाएगी 75% लोगों को, तो वो फिर कहाँ भर्ती होंगे। और बाकी वो युवा जो डायरेक्ट उस भर्ती की तैयारी कर रहा है, वो कहाँ जाएगा। और दूसरी बात, क्या ये पूरे उनको हर तरह से ट्रेन कर देंगे, हर तरह से हथियार चलाना हर तरह से सिखा देंगे और फिर उन्हें छोड़ देंगे, या कि ये देश के लिए खतरा नहीं है। जरा सोचिएगा आप इस बात को, ये कौन सी नीति है और किस प्रकार से चल रही है, ये मेरे समझ से परे है। आगे इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं कि सरकार इसमें पैसे बचाना चाहती है, सरकार के पास आमदनी की दिक्कत है, मान ली दिक्कत है। तो जब सरकार के पास आमदनी की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, तो उन मंत्रियों, उन नेताओं और उन सांसदों के पैसे क्यों नहीं काटे जाते हैं, उनके वेतन और उनके जो दी जाती थी पेंशन, दी जाती है ही नहीं है, उन पेंशनों को क्यों ना काट दिया जाए, जिनके जमानत तब जब्त हो जाए। जो जमानत जब्त हैं, जिनके जो चुनाव हार चुके हैं, क्यों ना उनके पेंशन हटा दिए जाएं, क्यों ना उनके पेंशन या फिर जो बहुत ज़्यादा ये इनके सैलरी है इनको काट दिया जाए। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि सारी चीज़ें तो ये इनको उसी तरह अवेलेबल होती हैं, अपने पास से पैसे खर्च करने होते नहीं हैं, सारी चीज़ें तो सरकारी रूप से मिल जाती हैं। तो फिर इनको इतना ज़्यादा पैसे देने की क्या आवश्यकता है। और ज़रा आप चेक कर लीजिएगा, ज़रा अपनी उंगलियों को कष्ट दीजिएगा कि जो पैसे खर्च होते हैं सेना पर और इन लोगों को वेतन और बाकी जो पेंशन देने पर खर्च होते हैं, ज़रा उसका कंपेयर भी कर लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अगर सरकार को पैसे बचाने हैं तो क्यों नहीं वो नेताओं के ऊपर हाथ डालती है, उनको चेक करती है। वैसे भी आप जाएंगे संसद में और बाकी जगहों पे तो देखेंगे कि ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जिनमें हर तरह के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, खून के, चोरी, बलात्कार, बाकी सारी चीज़ें, केस चल रहा है, फिर भी वो बैठे हुए हैं। लेकिन हम युवाओं को अगर कोई जॉब पानी है तो 100% 7 जन्मों का चेक किया जाता है कि हम पाक साफ हों। तो हमारे लिए क्राइटेरिया, और इनके लिए आप कुछ भी करके आओ, आप नेता बनने की काबिलियत रखते हो। युवा 25 साल में, 30 साल में जॉब छीन लिया जाएगा। इन नेताओं को 80 साल में दिया जाता है सर्टिफिकेट कि तुम देश चलाओ। ये कौन सी नीति है। बात रही दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि जो विदेश में है, विदेश में भी यही प्रणाली चल रही है और विदेश में भी ऐसा किया जाता है, वहां पे तो कोई विरोध नहीं है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा फिर अपने उंगलियों को कष्ट दें और वहां पर चेक करें कि जितनी उनकी जेब सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में दे दी जाती है ना, उतनी सैलरी नहीं होगी यहाँ पे। जरा चेक कर लेना और चेक करके ही यहाँ पे कमेंट करना, अगर उल्टा कमेंट करना होगा तो जरूर चेक करना। इस फैक्ट को चेक करने के बाद से कुछ कमेंट करना कि यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी इस 4 साल के दौरान, वहां पर उनको ट्रेनिंग पीरियड में यूं कहिए कि जेब खर्च दे दिया जाता है, उतना उनके ऊपर उससे ज्यादा ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। आप जरा इस बात को चेक करिएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार से एक ही निवेदन है, आप इस अग्निवीर योजना को वापस ले लें और किसी के सपनों में आग न लगाएं, हमारा बहुत रिक्वेस्ट है। वैसे भी भर्तियां किस तरह से हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, कितना करप्शन है, वो हम पिछले सालों में देखते चले आ रहे हैं, लगातार हम देखते चले आ रहे हैं और सारी युवा देख रहे हैं। बेरोजगारी दर, महंगाई दर कितने रेट पे जा चुकी है वो देख रहे हैं। 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है बेरोजगारी। लेकिन ठीक है, हमको उस पर कोई कमेंट नहीं करना, वो पब्लिक जाने। हमारा सिर्फ एक बार कहना है कि अग्निवीर योजना को आप वापस ले लीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। और उन अपने भाइयों से भी निवेदन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि वो अपना ही है।
किसी नेता का नहीं है, वो कि वो किसी नेता का नहीं, ये देश हमारा है और वो सरकारी प्रॉपर्टियां भी हमारी हैं, तो उन्हें कष्ट करके नुकसान ना पहुंचाएं। आपका हक है आंदोलन करना, आप आंदोलन करें, ये सही है, आप आंदोलन करें, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं। और बहुत ही एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो एकदम मायूस हो गए हैं और सुनने में आ रहा काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो कष्ट करके ऐसा ना करें, क्योंकि सरकारों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए। तो आप ये सोचें कि जो लोग आपके हैं, जो लोग आपके लिए सोचते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर सकते करें, ना भी करें कम से कम वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपने भाइयों के साथ खड़े हों। जय हिंद।